हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा डराता है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगले 20 से 25 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं, और वो भी प्रशांत भैया के स्टाइल में। ठीक है, अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को समझना है विद न्यूमेरिकल सब कुछ डिटेल के अंदर, मैंने एक वन शॉट वीडियो के अंदर बना रखा है, तो उस वन शॉट वीडियो को जाकर देख लेना। 1.5 घंटे के आसपास की वन शॉट वीडियो। लेकिन आज हम करने वाले हैं फटाफट रिवीजन। तो याद रखना, वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर, क्योंकि ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन शब्द से। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है? ये एक प्रकार की फोर्स है। दो बॉडीज के बीच में लगने वाली इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन की फोर्स को हम बोल रहे होते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यानी हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहां पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक लॉ से, है ना? एक लॉ से स्टार्ट होता है, और उस लॉ की स्टेटमेंट याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि सबसे पहले, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी मान लो दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो जो फोर्स होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी m1 इंटू m2। उसके अलावा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो दो बॉडीज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है r। तो क्या बोल रही है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट बोलती है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन के आती है वो क्या बन के आती है? वो आपको अभी तक पता ही चल गई होगी, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अभी जी क्या है? ये एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना है। पेपर में कभी कभार गिवन होती है, बट बहुत सारे पेपर में गिवन नहीं होती। तो इस वैल्यू को याद रखना, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब क्वेश्चन क्या आता है? डिराइव द यूनिट ऑफ, ये जो बड़ा वाला जी है ना, इसका यूनिट बताओ। तो यूनिट तुम कैसे बताओगे? अरे एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ फोर्स का क्या यूनिट होता है? हमने पढ़ रखा है न्यूटन होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी का यूनिट हमें निकालना है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। यहां पर दो मासेस हैं, तो क्या यहां पर मैं केजी स्क्वायर लिख सकता हूं? नीचे क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो क्या यहां मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया। अब इसको यहां ले जाओ, है ना, और इसको नीचे ले आओ, तो जो फाइनली जी का यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आ जाता है फाइनली यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना, ये डेरिवेशन भी कभी कभार पूछ ली जाती है। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब सवाल ये आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? तो कुछ चार टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या है? इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी हम अर्थ पे चिपके हुए हैं ना। अरे जमीन पे हूं ना मैं, क्यों हूं मैं? इसलिए हूं क्योंकि नीचे मुझे फोर्स खींच रही है जिसका नाम है ग्रेविटी। अगर नहीं होती तो हवा में उड़ रहा होता। अगला, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन हो रहा है मून का वो भी ग्रेविटी की वजह से होता है। अगला, मोशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का जो मोशन होता है वो भी ग्रेविटी की वजह से होता है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, तुमने देखा होगा रात को टाइड्स आते हैं, है ना? वो टाइड्स जो होते हैं ओशन के अंदर, वो क्यों आते हैं? क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पानी को ऊपर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से टाइड्स तुम्हें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आता है बहुत अच्छा कि भैया एक सेंट्रिपिटल फोर्स नाम की एक चीज होती है, वो क्या होता है? तो याद रखना, इसकी नाम में ही सेंटर है, यानी जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ खींचेगी। यानी अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है तो वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ उसे खींच रही है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। द फोर्स दैट एक्ट towards the center of a circular path and keeps the body moving in that path, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ही एक बॉडी सर्कल के अंदर घूम पाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध लूं और मैं उसको घुमाता रहूं घुमाता रहूं घुमाता रहूं, तो एक फोर्स है जो कि उसको सेंटर की तरफ बनाए रख रही है, वो क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स। याद रखना। और अगर इमेजिन करो उस पत्थर को मैं घुमाते 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 छोड़ दूं, तो कहां पर जाएगा? वो सीधा जाएगा, वो सेंटर की तरफ नहीं आएगा, सेंटर से दूर जाएगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ बट डज नॉट फॉल इनटू द अर्थ। सर्कल के पाथ में क्यों घूम पाता है? सिंपल सा आंसर है, ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। यहां पर भी एक सेंट्रिपिटल फोर्स होती है, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी, है ना? अर्थ की ग्रेविटी है ना, जो कि मून को अपनी तरफ खींच के रखती है। अब सवाल एक और आता है कि अगर मतलब जो अर्थ है वो
मून को खींच रहा है तो मून भी तो अर्थ को खींच रहा होगा। आंसर है यस, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन क्योंकि मून का मास कम होता है इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, इसलिए अर्थ उसकी तरफ खिंच के नहीं चला आता, बट मून अर्थ की तरफ खिंच के चला आता है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड ड्रिल्ड इन अ सर्कुलर पाथ, नेम द फोर्स व्हिच एक्ट ऑन द स्टोन, है ना। कौन सी फोर्स होती है? वही सेंट्रिपिटल फोर्स, वही घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सही। अब अगला टर्म आ जाता है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। एक बड़ा जी था, एक छोटा जी था। ये क्या होता है यार? जब भी कोई बॉडी नीचे गिर रही होती है ना, जब भी कोई बॉडी नीचे गिर रही है, एक एक्सेलरेशन के साथ गिर रही होती है, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम छोटे वाले जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, उसका मास क्या है? m, हम उसका मास मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटेशनल का जो हमने लॉ पढ़ा है, उसके हिसाब से जो फोर्स होगी वो क्या होगी? m। बड़ा वाला m क्या है? मास ऑफ द अर्थ। छोटा वाला m क्या है? मास ऑफ द बॉडी जो कि नीचे गिर रही है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? अर्थ का जो रेडियस है। ठीक है, पर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? कोई भी बॉडी नीचे गिर रही होगी तो इस फॉर्मूला को डिफाइन कर रही होगी। बिल्कुल, ये समझ आया। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर प्रूव कर दो, क्योंकि ये भी एफ है, ये भी एफ है। बराबर प्रूव करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर तुम देख सकते हो जी एम, बड़ा एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कट गया, बचा क्या? एक्सेलरेशन। जो भी बॉडी नीचे गिर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी जी एम बाय आर स्क्वायर। जी क्या है? कांस्टेंट। एम क्या है? अर्थ का मास। आर क्या है? अर्थ का रेडियस। इन सब की वैल्यू हमें पता है। जब हम पुट करते हैं तो फाइनली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है उसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटी नहीं बहुत बड़ी है, पेपर में बहुत कम पूछी जाती है। डायरेक्टली बस लिख के आ जाना कि हाँ जी की वैल्यू ये आ गई। बहुत बढ़िया। और स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बन के आया? यहां से देखो, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बन के आया? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये किसका है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जी बदलता है? हाँ बदलता है। देखो, बड़ा वाला जो जी है ना, हाँ वो तुम्हारे सच्चे दोस्त की तरह है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। बट ये छोटा वाला जी गद्दारी कर देगा, ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सिंपल सी चीज है, अगर मैं अर्थ का मास बढ़ा दूं तो बदल जाएगा, अगर मैं अर्थ का रेडियस बढ़ा दूं तो बदल जाएगा। अब तुम बोलोगे अर्थ का कैसे मास बढ़ा दोगे? अरे इमेजिन करो मैं किसी और प्लेनेट पे चले जाऊं तो बदल सकता है ना। हाँ, अब इसके कुछ केसेस हैं। अगर आप एल्टीट्यूड पे जाते हो, यानी अगर आप हाइट पे जाते हो, मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहोगे, अगर आप बहुत हाइट पे होगे तो जो जी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे, है ना, गड्ढा खोदेंगे, बहुत अंदर जाते जाएंगे, तो भी ये जो स्मॉल जी है ना, ये डिक्रीज करेगा, याद रखना। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो अर्थ की शेप कैसी होती है? अर्थ की शेप ऐसी होती है ओवल की तरह। ये वाला पॉइंट होता है पोल, और ये वाला पॉइंट होता है इक्वेटर, और ये होता है सेंटर। ठीक है, तो याद रखना, तुम खुद भी देख सकते हो कि सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो छोटा है, और इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है वो बड़ा है। तो सवाल ये आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर ज्यादा होगा? तो तुम्हें अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद हो तो वो होता है ये। ठीक है, तो जिसका रेडियस ज्यादा, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो ज्यादा कहां है? इक्वेटर पे, तो वहां पर क्या होगा? कम। तो इसलिए याद रखना कि पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही यहां पर लिखा हुआ है, ये याद रखना, मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। क्योंकि अर्थ की शेप सर्कल नहीं होती, राउंड नहीं होती, थोड़ी सी ओवल होती है, इस वजह से। चलिए बहुत बढ़िया। एक डिफरेंस आ जाता है, बार बार पेपर के अंदर पूछा गया, बड़ा जी छोटा जी के बीच में फर्क बता दो। बड़ा जी सच्चा दोस्त, बड़ा जी कभी नहीं बदलेगा, छोटा जी बदल जाएगा। ठीक है, स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि बड़ा जी क्या है? कांस्टेंट, एक प्रकार का कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल है, बदल सकता है, बट इट इज कांस्टेंट। बहुत सही। इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू तो 9.8 है, बट अगर आप दूसरे प्लेनेट पे चले जाओगे या फिर हाइट के ऊपर चले जाओगे तो जी बदल जाएगा, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, यूनिट इसका अलग है और इसका यूनिट भी अलग है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ, रेडियस वगैरह वगैरह, जबकि ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। चलिए, ये डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, याद रखना। अब बात करते हैं मास और वेट की। अलग अलग है क्या? हाँ अलग अलग है। मास क्या है कि हमारे अंदर कितना मास है, जिसको हम बोलते हैं ना कि 70 केजीज, 80 केजी, 60 केजी, तो वो मास है। फिर वेट क्या है? वेट अलग चीज है। तो सबसे पहले याद रखना, मास क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी। ठीक है,
जबकि अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट है फोर्स। यस, वेट एक प्रकार की फोर्स है। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। और वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर आपको किसी भी बॉडी का वेट निकालना है, मान लो मेरा जो मास है वो 70 केजीज है, तो मेरा वेट कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लो, तो मेरा जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 700 न्यूटन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो याद रखेंगे मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट वेट बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? देखो, वेट का फॉर्मूला है mg, और अभी हमने देखा ये जो छोटा वाला जी, ये तो गद्दार है, ये तो बदल जाता है यार बात बात पे। तो क्योंकि ये बदल जाता है, इस वजह से ये W भी बदल सकता है। क्या है बात समझ में आई? चलो अब डिफरेंस देखते हैं मास और वेट के अंदर। आ जाओ, मास और वेट का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। मास क्या है? पहले डेफिनेशन लिखोगे, द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। जबकि वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह कांस्टेंट होता है, जबकि वेट कैन बी चेंज। अगर स्मॉल जी बदल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल गया, तो वेट भी बदल जाएगा। उसके अलावा वेट को नापा जाता है, एक डिवाइस होता है स्प्रिंग बैलेंस, उससे मेजर किया जाता है, जबकि मास को किया जाता है, एक डिवाइस होता है बीम बैलेंस। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अर्थ और मून में कितना फर्क है। तो देखो यार, अर्थ का अगर आप छोटा जी कैलकुलेट करोगे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करोगे, तो उसकी वैल्यू आएगी अर्थ के कंपैरिजन में, देखना, मून की वैल्यू आएगी g/6। यानी हमारे लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर मैं मून में गया तो मेरे लिए वो 1/6 टाइम हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? अगर मैं मून में गया तो मेरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर 9.8 थी, वो वहां कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम हो जाएगी? 1/6 टाइम कम हो जाएगी। अब सवाल ये आता है, मान लो मेरा जो वेट है यहां पर, है ना, अर्थ पे, वो कितना है? वो 600 न्यूटन है। कितना? 600 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं चांद पे चला जाऊं तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? वेट का फॉर्मूला क्या था? mg। मून पे g क्या होता है? 1/6। यानी वेट भी कितना हो जाएगा? 1/6। तो आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, यानी 6 से मैंने क्या करा? बस डिवाइड कर लिया, बाकी कुछ नहीं करा। तो ऐसे बहुत बार सवाल आते हैं, बस याद रखना कि जो मून के ऊपर जो वेट होगा वो अर्थ के कंपैरिजन से 1/6 टाइम होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये चीज समझ में आई तो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। If the weight of an astronaut on the earth is 600 Newton, what will be the weight on the moon? अभी बताया 100 न्यूटन होगा। ठीक है, पर सवाल ये आता है कि मान लो मेरा जो वेट है यहां पर अर्थ में वो 10 kg, मतलब मास जो है वो 10 kg है। अब बताओ मून पे कितना मास होगा? सेम रहेगा, मास नहीं बदलेगा बेटा, याद रखना। मास विल ऑलवेज रिमेन सेम। बदलेगा कौन? बदलता है वेट, वही गद्दार है ना। मास सेम रहता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं फ्री फॉल की तरफ। फ्री फॉल क्या होता है? जब भी कोई चीज नीचे गिरती है ना, तो क्या कर रही है? वो फ्री फॉल कर रही है। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें ए की जगह जी लगा दो, है ना। यानी एक्सेलरेशन की जगह क्या लगा दोगे? बस ये जी लगा दोगे, जी लगा दोगे, जी लगा दोगे। ये सेम इक्वेशंस हम मोशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। बट एक चीज याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी कोई चीज नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी कहां फोर्स लगा रही है? नीचे की तरफ, यानी सेम डायरेक्शन है। तो जब भी कोई चीज नीचे गिरेगी तो आपको जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। बट अगर कोई चीज ऊपर जा रही है पर ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, तो उस डायरेक्शन में आपको जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। बस इतना याद रखो, जी कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं, आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन क्या है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। एक बॉल को नीचे से ऊपर उछाला गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 20 मीटर पर सेकंड दी गई है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब बॉल ऊपर जाएगी और रुक जाएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0, 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे? बताओ, प्लस जी लेंगे या फिर नेगेटिव जी लेंगे? क्या लें बताओ? अरे ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव लेंगे, है ना। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी कोई चीज ऊपर जा रही है, ग्रेविटी के विरुद्ध काम कर रही है, यानी नेगेटिव साइन आ जाएगा। 3 चीजें हैं, निकालना क्या है? हमें निकालना है हाइट, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो तुम्हें इक्वेशन पता होगी, कौन सी इक्वेशन लगा दूं मैं? ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, v² - u² = 2gh।
ठीक है, क्या बात क्लियर है? चलो तो वैल्यू पुट करते चलेंगे, अब कुछ भी नहीं बचा है। u की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू ये तो 0 है, इसको कट कर दो, ये आ जाएगा कितना, -400 इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू h। माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 से ये 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 20। तो हाइट आ जाएगा कितना, 20 मीटर। ये आ गई हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच पाई। अब दूसरा क्या है, फाइंड दी टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न ऑन ग्राउंड, यानी ऊपर जाने से लेकर नीचे आने तक का टाइम तुम्हें बताना है। अब ये तुम अभी वीडियो पॉज करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे, ट्रिक बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। टाइम निकाल सकते हो, ऊपर जाने तक का टाइम निकाल सकते हो ना। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ये लगा दोगे। v भी है, u भी है, g की वैल्यू -10 है, टाइम निकाल दो। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। आंसर फटाफट से वीडियो पॉज करके कमेंट में लिख देना। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है थ्रस्ट। अब देखो थ्रस्ट कुछ नहीं होता, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगती है तो उसको हम थ्रस्ट बोल देते हैं। तो ये है तो फोर्स ही, और इसका यूनिट भी क्या होता है, यूनिट इसका न्यूटन ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म आती है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यानी अगर एक एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है तो हम बोलेंगे कि उस पर क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है ना। ये वो मेंटल प्रेशर नहीं है, ये अलग प्रेशर है। फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट बाय एरिया, यानी मैं बोल सकता हूं फोर्स बाय एरिया। क्या मैं बोल सकता हूं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है पास्कल, याद रखना। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 पास्कल। 1 पास्कल को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे, 1 पास्कल इज द प्रेशर व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन की फोर्स जब हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगाएंगे तो जो प्रेशर बन के आता है वो आता है 1 पास्कल। डिफाइन याद रखना, ठीक है। वैसे इसका यूनिट पास्कल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फोर्स हमें गिवन होती है, एरिया हमें गिवन होता है, बोला जाता है प्रेशर निकालो। कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर देना, बस इतना सा काम है। फोर्स ये रही है ना, एरिया ये रहा, दो चीजें गिवन है, बस प्रेशर निकाल दो यार। कितना आ जाएगा, 400 पास्कल। ठीक है, 400 पास्कल, यूनिट याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि नेल्स हैव पॉइंटेड टिप, यानी जो कील होती है घरों की वो आगे से बड़ी शार्प होती है। क्यों, क्योंकि तुम खुद सोचो, आप मार रहे हो उसको है ना, और आपको अंदर लगाना है उसको, तो अगर उसका एरिया कम होगा तो क्या प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, यस। तो यही इसका आंसर है, स्मॉल एरिया लार्ज प्रेशर। उसके अलावा नाइफ्स हैव अ शार्प एज, यानी जो नाइफ होते हैं, चाकू होते हैं, वो बड़े शार्प होते हैं। क्यों, वही सेम रीजन, एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, उससे क्या होगा, जल्दी कट जाएगा। और ये क्वेश्चन घुमा के आता है, जबकि जो ब्लंट नाइफ होता है, ब्लंट नाइफ यानी जिनकी धार खत्म हो जाती है, उसका एरिया बड़ा हो जाता है, तो वो अच्छी तरीके से प्रेशर नहीं लगा पाता, इस वजह से आप उससे सब्जी वगैरह नहीं काट सकते। अगला पॉइंट, बिल्डिंग हैव अ वाइड फाउंडेशन। जब भी एक दीवार खड़ी करी जाती है तो उसकी जो फाउंडेशन होती है वो चौड़ी होती है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम लगेगा, है ना। चलो, कैमल्स कैन वॉक इन डेजर्ट। कैमल के जो पैर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, देखा है तुमने। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर कम लगेगा और वो मिट्टी के ऊपर इजीली चल पाएंगे। अगला पॉइंट, टैंक बसेस हैव अ वाइड टायर्स, यानी जितने भी बड़े वाले व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे कि बड़ी बड़ी बसेस, बड़े बड़े टैंक्स, उनके जो टायर होते हैं बहुत चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा ना प्रेशर उतना कम लगेगा और वो इजीली मूव कर पाएंगे। अगर टायर पतले होते तो क्या होता, अरे भैया एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ धसेंगे या तो उसके टायर फट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसका एक और सवाल होता है कि जो स्कूल जाते तुम, जो बैग के जो स्ट्रैप होते हैं वो चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं। क्यों, जितना ज्यादा वाइड होगा उतना कम प्रेशर तुम्हारे शोल्डर्स पे लगने वाला है। बहुत सही। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, चाहे तुम लिक्विड बोलो चाहे तुम गैस बोलो, दोनों ही फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। फ्लूइड्स वो चीज है जो कि फ्लो कर सकती है, गैस भी फ्लो करती है और लिक्विड भी फ्लो करता है। अब याद रखना, अगर आप एक कंटेनर में फ्लूइड्स को रखोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो फ्लूइड होता है वो हर डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो याद रखना, फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यानी वो बेस पे भी करेंगे एंड वॉल पे भी करेंगे। यानी एक कंटेनर में अगर आप फ्लूइड रखोगे तो नीचे भी फोर्स लगाएंगे, राइट लेफ्ट हर जगह फोर्स लगाएंगे और डायरेक्शन के अंदर। उसके अलावा द प्रेशर इन द फ्लूइड इंक्रीजेस विद डेप्थ, यानी आप जितनी गहराई में जाते जाओगे पानी के अंदर उतना ज्यादा प्रेशर आपको फील होने लगेगा। ये 2-3 पॉइंटर याद रखना। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बायोंसी। बायोंसी क्या होता है यार, तुमने देखा है अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो कोई फोर्स होती है जो कि नीचे से आपको बाहर की तरफ धकेलती है, उसी फोर्स को हम बोल रहे होते हैं बायोंसी। तो क्या है,
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड यानी लिक्विड या फिर गैस, it experiences an upward force exerted by a fluid. This upward force is called buoyant force या फिर upthrust. इसके दो नाम होते हैं, अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो, buoyant force भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। इस वजह से आप देखोगे अगर आप स्विमिंग पूल में होगे तो आप किसी दोस्त को अपने को उठाओगे ना ऊपर, उठाना मत, बट अगर उठाओगे तो हल्का लगेगा, बट जमीन पे उठाओगे तो बहुत भारी है भैया, हाँ मोटा हो गया खा खा के। बट हाँ, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, है ना। अगर किसी भी चीज को आप पानी में उठाओगे तो आपको हल्का लगेगा, क्यों? क्योंकि एक बायंट फोर्स ऊपर की तरफ उस पर लगा रही होती है फोर्स। चलो, अब ये जो बायंट फोर्स है ये डिपेंड किस पे करती है, तो समझना बेटा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो पानी के अंदर डाल देते हो, ये ऑब्जेक्ट है, तो समझना वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगाएगा? जितना उसका वेट होगा, यानी वो फोर्स लगाता है mg, जितना उसका वेट है, और नीचे से कौन सी फोर्स लग रही है? बायंट फोर्स। तो डिपेंड किस पे करता है कि एक ऑब्जेक्ट तैरेगा या फिर डूबेगा? दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अगर जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो बायंट फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे डूब जाएगा, बट अगर बायंट फोर्स ज्यादा है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? वो फ्लोट करेगा। तो याद रखना क्या कि अगर बायंट फोर्स ज्यादा होती है ना वेट से, तो भैया ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर वेट ज्यादा है तो हमेशा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अब एक और थ्योरी है जो कि है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब समझना बेटा, डेंसिटी एक तरीके से शक्तिमान यानी ताकत है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा वो सामने वाले पे ज्यादा शक्ति लगाएगा। मान लो नीचे एक लिक्विड है, ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा तो वो ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ताकत लगाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो याद रखना, अगर बाय एनी चांस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा शक्तिशाली है, और वो नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। जबकि अगर जो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है ना वो ज्यादा शक्तिशाली है, वो ज्यादा ताकतवर है, तो नीचे वाले पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी वो नीचे डूब जाएगा। तो याद रखना, डेंसिटी इक्वल्स टू ताकत। जिसकी जितनी ताकत है भैया वो सामने वाले पे उतना ही जोर दिखाएगा, है ना। तो यही एक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी किसी भी लिक्विड की, उतनी ज्यादा बायोएंट फोर्स वो लगाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? रवि ऑब्जर्व दैट इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर। जो नमक वाला पानी होता है ना सीज के अंदर, उसमें तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि उस लिक्विड की नमक क्योंकि उसमें मिला हुआ है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा बायोएंट फोर्स प्रोड्यूस करता है। वही तो मैं बता रहा हूं, बहुत सही, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज बाबा ने एक छोटी सी थ्योरी दी थी कि इस बायोएंट फोर्स को निकाल कैसे सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये टर्म याद रखना, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, it experiences an upward force equal to the weight of fluid displaced। यानी मान लो एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला, तो जितना पानी वो बाहर की तरफ गिराएगा, और अगर उस पानी का आप वेट कर लोगे, वेट समझते हो ना, mg, हाँ, तो उसका वेट कर लोगे तो वही वेट आएगा जितनी उसके ऊपर बायोएंट फोर्स लगने वाली है। यानी आर्किमिडीज बाबा ने क्या बताया कि बायोएंट फोर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर आप किसी भी चीज को इमर्स करोगे वाटर के अंदर, तो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका अगर वेट निकाल लोगे उतनी बायोएंट फोर्स निकल के आएगी। चलिए, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एप्लीकेशन है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। पहला, सबमरीन। सबमरीन कैसे तैर पाती हैं? सबमरीन के अंदर वाटर टैंक्स होते हैं जिसकी मदद से जब उनको ऊपर आना होता है ना, तो उन वाटर टैंक्स को वो हटा देती है, तो उसका मास कम हो जाता है और वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अगला आता है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून भी ऐसे ऊपर जाता है। राइज व्हेन हीटेड एयर इनसाइड इज लाइटर देन द सराउंडिंग। नीचे से गैस चल रही होती है तो जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है? लाइटर होती है, तो वो क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है बाकी गैसेस को और वो ऊपर चला जाता है। अगला आता है हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर एक ऐसे डिवाइस है जो कि पानी और दूध की प्योरिटी नापने के काम आते हैं। अब देखो, जो शुद्ध दूध आता है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट को डाला जाता है ना दूध के अंदर, तो अगर वो प्योर दूध होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करेगा, और अगर वो दूध इंप्योर होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डूब जाएगा। तो ऐसे चेक किया जाता है। अगला आता है शिप। ये याद रखना, शिप क्यों फ्लोट करती है? बिकॉज देयर डिजाइन अलाउ देम टू डिस्प्लेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। आर्किमिडीज बाबा ने क्या बोला कि जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करोगे उतनी ज्यादा बायोएंट फोर्स लगेगी। तो शिप का डिजाइन ऐसा है ना कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर पाते हैं और उस पर बायोएंट फोर्स ज्यादा लगती है, जिस वजह से वो तैर पाते हैं। तो ये थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना कि अगला रैपिड रिवीजन कौन सा चाहिए। शुक्रिया, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।